हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एल्गी, प्लांट किंगडम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एल्गी। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट में किसको किसको इंक्लूड किया गया है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट में हमने एल्गी को, प्लांट में हमने एल्गी को ब्रायोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, और टेरिडोफाइटा को इंक्लूड किया। टेरिडोफाइटा को इंक्लूड, इसको हमने पढ़ लिया। हमने क्या बताया कि प्लांट में हमने एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने कुछ सिस्टम के बारे में जाना था। कुछ सिस्टम में सबसे पहले आया था जो सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने दिया कब था? 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। क्या था? एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एंड एनिमल। इसी किंगडम प्लांटे को हम प्लांट किंगडम कहते हैं। एक हमारा आगे चल के नया चैप्टर बन गया जिसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं। यही प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि प्लांट में इंक्लूड किसको किया हम लोगों ने? मोनेरा, एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को हमने प्लांट में इंक्लूड किया। ओके, तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर.एच. व्हिटेकर। दिया कब था? 1969। अब देखिए, उसके बाद जो सिस्टम आया था हमारा वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या था? उसके बाद जो सिस्टम आया था हमारा क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होता था। किस पर बेस्ड होता था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में कौन कौन? जैसे हैबिटेट पर, कलर पर, नंबर पर और लीफ के शेप। इसके अलावा कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड हो या एंडोसियम बेस्ड हो या वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड हो, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिनियस। क्या था? लिनियस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो
वो किस पर बेस्ड होता था? नेचुरल एफिनिटीज पर, नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड। ये दिया गया था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। किसके लिए दिया गया था? फ्लावरिंग प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया गया। और देने वाले साइंटिस्ट का नाम बेंथम एंड हुकर। क्या नाम था? बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज जोसेफ बेंथम एंड जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था, देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? लिनियस था। ये बेस्ड होता था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में कौन कौन होते थे? जैसे हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया और शेप। उसके बाद ये एंड्रोसियम पर या वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड होता था। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होता, नहीं हो रहा था, नहीं हुआ क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है। उसके बाद आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम बेंथम एंड हुकर था। ये दिया गया था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। किसके लिए दिया गया था? फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया गया। ओके, ये किस पर बेस्ड होता था? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड। किस पर बेस्ड था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अलावा यह इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन? जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड होता है। फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद आया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था वो बेस्ड होता था नेचुरल एफिनिटीज पर। किस पर बेस्ड होता था? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड। ए देने वाले साइंटिस्ट कौन थे इसको? बेंथम एंड हुकर। ये दिया गया था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ये किस पर बेस्ड था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किस पर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल में कौन कौन आता था? एक्सटर्नल में किसी को इंक्लूड नहीं किया गया था मेरे, या मतलब या एक्सटर्नली विजिबल फीचर मान सकते हो, जो बाहर से दिखने वाले फीचर थे। और इंटरनल में किसको किसको इंक्लूड किया गया था? जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को, एम्ब्रियोलॉजी को और फाइटोकेमिस्ट्री को, इन सबको इंक्लूड किया गया था इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद जो सिस्टम आया था हमारा, उसके बाद जो सिस्टम आया था, आगे देखिए, इसके बाद जो सिस्टम था क्या था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद कौन सा सिस्टम आया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये बेस्ड होता एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, फाइलो, ये बेस्ड होता था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किस पर बेस्ड होता था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। ये कहता था इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर टेक्सा सेम है,
एंसेस्टर होंगे वो भी सेम होंगे। एंसेस्टर जो होंगे वो सेम। कौन बताता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें ये बताता था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का टेक्सा सेम है तो उसके जो एंसेस्टर होंगे, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज जो होंगे वो भी सेम होंगे। ये कौन बताता था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, इसमें नंबर एंड कोड होते थे। आगे आइए देखिए उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था? इसके बाद था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और उसके बाद था साइटोटैक्सोनॉमी। सॉरी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहां पे? इसके बाद क्या था? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें यूज किया जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर। और इसमें डाटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज किया जाता है किसका? कंप्यूटर का। इसमें नंबर एंड कोड होते हैं और उसमें डाटा की प्रोसेसिंग होती है और करेक्ट ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द टाइम ऑफ 100 कैरेक्टर। मतलब एक बार में 100 कैरेक्टर को लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें डाटा को प्रोसेस किया जाता है। डाटा की प्रोसेसिंग इसमें डाटा की प्रोसेसिंग होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और एक बार में 100 कैरेक्टर को लिया जाता है। इसमें न्यूमेरिकल। अब जो ध्यान देने वाली है वो साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी अब ये साइटोटैक्सोनॉमी डाटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग। डाटा क्या होती है? प्रोसेसिंग। अब आइए इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या है? साइटोटैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होती है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर पर, क्रोमोसोम नंबर पर, क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर पर, और बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होती है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में कौन कौन? जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर। ये थी कुछ हमारी क्लासिफिकेशन। इसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी था जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट पर बेस्ड। इसके बाद क्या था? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी होता है वो बेस्ड होता था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट पर। प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड होता है कौन? कीमोटैक्सोनॉमी। यूज्ड बाय टैक्सोनॉमी आज के समय में टैक्सोनॉमिस्ट इसी का यूज करते हैं। ओके, अभी तक हमने कुछ
सिस्टम के बारे में आर्टिफिशियल हो गया साइटो, यहाँ पे इसको बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में ये बेस्ड होता था साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में कौन-कौन, जैसे क्रोमोसोम नंबर पर, स्ट्रक्चर पर और उसके बिहेवियर पर। ओके, ये है कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले प्लांट में किसको इंक्लूड किया गया, एल्गी। तो हम चल पढ़ने चले एल्गी को। क्या पढ़ने चले, एल्गी को। यही आज का हमारा टॉपिक। सो एल्गी जो होता है, एक बार देखिए, एल्गी जो होता है, एल्गी एक क्लोरोफिल बेरिंग होता है, मतलब क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। सिंपल थायराइड ऑटोट्रॉफ। थायराइड का मतलब होता है नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट differentiated into root, stem and leaf। कोई भी प्लांट अगर रूट में, स्टेम में और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको हम थायराइड बोलते हैं। उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको थायराइड, क्या बोलेंगे, थायराइड। ओके, ये कहाँ-कहाँ पर हो सकता है, फ्रेश वाटर में हो सकता है और मराइन में हो सकता है, मतलब फ्रेश वाटर में भी होगा और मरीन में हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो कहाँ ग्रो करता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट, दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे मॉइस्ट स्टोन में, कहाँ पर मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थर पर, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल में और ये तीन जगह हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि एल्गी मिल रही है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड, ये हमारी एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया। इसको थोड़ा सा रखना है, मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया और वुड, ये तीन जगह एल्गी। ओके, अब ये जो एल्गी है, एल्गी एल्गी का जो साइज और फॉर्म होता है ये हाईली वेरिएबल होता है। कुछ ऐसे होते हैं रेंजिंग फ्रॉम, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं और कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। जो कॉलोनियल फॉर्म में एल्गी होती है, कॉलोनियल फॉर्म में, जो कॉलोनियल फॉर्म में एल्गी होती है उसको हम वॉल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वॉल बॉक्स। ठीक है, जो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है वो क्या है, वॉल बॉक्स। और जो फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल, फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल वो है हमारा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोफाइटा। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मासी प्लांट बॉडी बनाते हैं। मासी का मतलब होता है विशाल प्लांट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है केल्प। क्या है, केल्प। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, जिसका एग्जांपल क्या होता है, केल्प। ओके, इनका जो रेंज होता है और साइज होता है ये हाईली वेरिएबल, मतलब बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं, 100 मीटर तक। ओके, अब आइए अभी जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है, जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली तीनों होता है। देखिए कौन कौन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर के द्वारा, डिफरेंट टाइप की स्पोर के द्वारा होता है। जिसमें मोस्ट कॉमन जो स्पोर होता है वो जो स्पोर होता है, क्या होता है, जो स्पोर होता है। मास्टर स्टोन हो गया, साइल हो गया, जो एल्गी है,
एल्गी में रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में ये मेनली तीनों, पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में। जो वेजिटेटिव होता है वो होता है मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन। और जो एसेक्सुअल होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये स्पोर के द्वारा होता है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो जू स्पोर होता है। क्या होता है? जू स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग-अलग स्पोर के द्वारा होता है, अलग-अलग स्पोर का फॉर्मेशन करके होता है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है उसे हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। अब सुनो, जो सेक्सुअल होता है ये तीन टाइप से हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है, जैसे आइसोगैमस टाइप का, एनाइसोगैमा टाइप का और ओगैमस टाइप का। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आइसोगैमस, 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 एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का, ओगैमस टाइप का। जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो किसके किसके द्वारा हो सकता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। इनका जो गैमेट है अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज, आइसोगैमस का मतलब गैमेट सिमिलर इन साइज, गैमेट सिमिलर इन साइज। अगर गैमेट सिमिलर साइज में है और फ्लैजिलेटेड तो इसका एग्जांपल क्या होता है? इसको देख लेते हैं। जब गैमेट फ्लैजिलेटेड, जैसे हो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, इसके जो एग्जांपल होते हैं, इसका एग्जांपल होता है यूलर। सिमिलर साइज का मतलब आइसोगैमस की बात कर रहा हूं। अगर गैमेट आइसोगैमस टाइप का है और फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जांपल क्या होता है? यूलर। क्या होगा? यूलर। अगर गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, तो इसमें आते हैं स्पाइरो, स्पाइरो। अगर गैमेट सिमिलर इन साइज की और फ्लैजिलेटेड में तो इसका एग्जांपल क्या होगा? यूरेथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज का है इसका एग्जांपल क्या होता है? स्पाइरो। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं ओगैमस, मोटाइल मेल गैमेट और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है? लार्जर नॉन मोटाइल मेल गैमेट और मोटाइल फीमेल, स्मॉलर मोटाइल फीमेल, सॉरी स्मॉलर मोटाइल फीमेल गैमेट। इसमें ओगैमस में सिर्फ आप एक बात समझिए, ओगैमस के एग्जांपल क्या है? ओगैमस
क्या होता है? मोटाइल मेल गैमेट होता है, नॉन मोटाइल मोटाइल मेल गैमेट और नॉन मोटाइल फीमेल। इसे बोलते हैं oogamous। oogamous का एग्जांपल क्या होता है? वॉलबॉक्स होता है, वॉलबॉक्स होगा और क्या होगा? फ्यूकस, वॉलबॉक्स और फ्यूकस। अब हमें एक चीज और ध्यान देना एल्गी के बारे में। ये था रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी चीज़ क्या लगा? एल्गी जो होता है, एल्गी कई तरह से यूज होता है, वैरायटी है, कई तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जितना फोटोसिंथेटिक होता है, एट लीस्ट हाफ ऑफ, आधे से ज्यादा फोटोसिंथेसिस, हाफ ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आधे से ज्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा। ये फोटोसिंथेटिक होने के साथ साथ इंक्रीज करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एक एनर्जी रिच कंपाउंड के प्राइमरी प्रोड्यूसर which form basis of food cycle of all aquatic animals। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं फूड के लिए हमेशा एल्गी का यूज करते हैं। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये फूड के लिए, अपने फूड के लिए किसका यूज करते हैं? एल्गी का यूज। किसका यूज करते हैं? एल्गी का यूज। नेक्स्ट, मेन स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गस। और among the 70 species, 70 species of marine alga used है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम हम फूड के लिए, फूड के तौर पर यूज करते हैं। किसको? पोरफायरा को, लेमिनेरिया को और सार्गासम। पोरफायरा को, लेमिनेरिया को और सार्गासम को हम फूड के तौर पर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, certain marine brown and marine and red algae, कुछ marine brown algae और red algae यूज करते हैं हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड में हम बोलते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग सब्सटेंस या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एल्जिन, पोरेसिन। एल्जिन को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं और पोरेसिन को रेड एल्गी, which are used as commercially। agar one of the commercial product obtained from जेरेडियम एंड ग्रेसिलियम। जो एगार होता है ये हमें मिलता है जेरेडियम और ग्रेसिलियम। कहाँ से? जेरेडियम से और ग्रेसिलियम से। अब आइए यूज किया जाता है किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जूस। एल्गी को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, जैसे क्लोरोफाइसिस, फ्लोरोफाइसिस। हमें यहाँ पे ध्यान दें, जो एल्गी होता है, एल्गी आधे से ज्यादा फोटोसिंथेटिक होता है, आधे से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर। वो किसके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अब कुछ एल्गी जैसे पोरफायरा, 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 लेमिनेरिया, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। ये मरीन एल्गी की स्पीशीज में से कुछ ऐसी है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, इनका उपयोग करते हैं यूज्ड एट, मतलब इन्हें खाने के तौर पर यूज करते हैं।
इसके बाद कुछ एल्गी जैसे जेलिडियम हो गया, जेलिडियम हो गया और ग्रेसिलेरिया हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। एक किसके लिए यूज किया जाता है? यूज किया जाता है माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए। और किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड आइसक्रीम और जेली बनाने में ये एल्गी यूज किया जाता है। कौन कोरोफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सारगासा हो गया, ये भी यूज किए जाते हैं फूड के लिए। और कौन? सेलेडियम और ग्राइसिलिया माइक्रो ग्रो कराने के लिए और आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए यूज करते हैं। एल्गी को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। पहला क्या है? पहला है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हुआ, थियोफाइसी हुआ, रोडोफाइसी। एक कुछ एल्गी ऐसे क्या? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो एल्गी की कुछ स्पीशीज है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट